Effects of motor loss on the balancing and walking. Book Lorley Orthotics 1, Chapter 3. First of all, we will discuss anterior posterior balance. Anterior posterior balance is very important during standing. If the weight line of an object falls outside its base of support. नॉर्मल बेस ऑफ सपोर्ट जो होती है स्टैंडिंग में 2 to 4 इंचज़ जो 5 to 10 सेंटीमीटर बनती है, ठीक है। तो ये बेस ऑफ सपोर्ट है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट लाइन जो है वो बिल्कुल जो है वो दरमियान में आता है। अ बॉडी विद स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट इज़ रिलेटिवली लेस स्टेबल देन दिस सिमिलर बॉडी विद अ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट। अंडरस्टूड सी बात है कि जो बॉडी है अगर उसकी बेस ऑफ सपोर्ट कम है तो इट मीन्स उसको सपोर्ट कम मिल रही है, वो इतना स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर उसकी बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है तो वो मोर स्टेबल होता है, मोर बेस ऑफ सपोर्ट मोर स्टेबल। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब वो नया नया चलना शुरू करते हैं तो वो वाइड बेस ऑफ सपोर्ट के साथ चलते हैं। इन नॉर्मल स्टैंडिंग the anterior posterior dimension of the base of the support provided by the feet is relatively small compared to the height of the body. At balanced equilibrium, if the center of gravity is balanced over the ankle joint, any slight deviation of the weight line either anterior or posterior will cause the body to start to fall. इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश हो रहा है जब इस फिगर में देखें, जो लास्ट फिगर है इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर आ रही है, एंकल जॉइंट के बिल्कुल ऊपर आ रही है, एंकल जॉइंट पर आ रही है। अगर एंकल जॉइंट से थोड़ा सा भी एंटीरियर और पोस्टीरियर जाता है तो बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी और कोई ना कोई मसल्स को फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि दोबारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो दोबारा एंकल जॉइंट के ऊपर ही मेंटेन रहे। नेक्स्ट स्लाइड इज़, अगर वेट लाइन जो है वो एंकल जॉइंट के फॉरवर्ड आ जाती है, थोड़ी सी एंटीरियर आ जाती है, तो फिर क्या होगा? There will be forward sway of the body. बॉडी आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगी। द वेट लाइन कम्स टू एट द एंटीरियर टू द एंकल जॉइंट एंड स्लाइड पोस्टीरियर टू द मेटाटार्सल हेड्स। मेटाटार्सल हेड्स से थोड़ा पीछे है, जो मेटाटार्सल के हेड्स हैं, मेटाटार्सल पे है लेकिन हेड से थोड़ा पीछे है और एंकल जॉइंट से फॉरवर्ड मूव कर गई है। द मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जिस्ट अराउंड द एंकल जॉइंट दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द वेट, बॉडी वेट अबव द एंकल एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेट और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकलती है। अच्छा, अनलेस फर्दर मोशन इज अरेस्टेड बिफोर द वेट लाइन मूव्स बियॉन्ड द बेस ऑफ सपोर्ट द इंडिविजुअल विल लॉस हिज बैलेंस एंड विल फॉल। अगर इसको हमने जल्दी मोशन को रोका नहीं, अगर हमने वेट लाइन को जल्दी अपनी पोजीशन पर ना लेके आए तो क्या होगा? बॉडी अपना बैलेंस लूज़ कर देगी और चांसेस हैं कि अब जो है वो गिर जाए। फॉरवर्ड मोशन इज अरेस्टेड बाय द मसल्स दैट प्लांटर फ्लेक्सेस द एंकल जॉइंट, क्योंकि फॉरवर्ड गिर सकता है। फॉरवर्ड जब गिरना हो और उसकी मोशन को अरेस्ट करनी है, मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे फ़ौरन। कौन से मसल्स एक्टिव होंगे? जो आगे गिरने से रोकेंगे, प्लांटर फ्लेक्सर्स मसल्स ऑफ द एंकल जॉइंट। जो प्लांटर फ्लेक्सर्स मसल्स हैं एंकल जॉइंट पे, वो उसकी फॉरवर्ड मोशन को फ़ौरन अरेस्ट करेंगे, फ़ौरन रोकने की कोशिश करेंगे। If the motion is to stop, these muscles must exert enough force to produce rotary equilibrium at the ankle joint so that equilibrium will be established. Once the motion has stopped, the entire foot will serve as a base of support rather than only the slender ankle joint. ठीक है, तो एंकल जॉइंट जब स्टेबल हो जाएगा और बेस ऑफ सपोर्ट जो है उसकी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी तो बॉडी खुद ब खुद स्टेबल हो जाएगी। द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट मस्ट बी जनरेटेड बाय दीज मसल्स टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम एट द एंकल जॉइंट इज इंडिकेटेड बाय द डायग्राम। यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू ओवर डी एफ। ये किसका प्रोडक्ट है? वेट और वेट और टोटल जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट है। एंड इफ़ वेट लाइन मूव्स पोस्टीरियर टू द एंकल जॉइंट, पहले हमने पढ़ा कि वेट लाइन अगर एंटीरियर चले जाए एंकल जॉइंट से तो क्या होगा, और अगर पोस्टीरियर चले जाए तो फिर क्या होगा? देन देयर विल बी पोस्टीरियर स्वे ऑफ द बॉडी, पीछे की तरफ झुकेगी और पीछे की तरफ गिरने के चांसेस होंगे। वेट लाइन जो है वो एबनॉर्मली बिहाइंड द एंकल जॉइंट चली जाएगी और फ़ौरन मसल्स को एक्टिव होना पड़ेगा। कौन से मसल्स एक्टिव होंगे? अब डोर्सीफ्लेक्सर्स एक्टिव होंगे। जब फॉरवर्ड स्वे ऑफ द बॉडी था, उसकी मोशन को अरेस्ट करना था तो प्लांटर फ्लेक्सर्स एक्टिव हो गए थे। यहाँ पर पोस्टीरियर स्वे है, पोस्टीरियर गिरने का खतरा है पीछे की तरफ, तो डोर्सीफ्लेक्सर्स एक्टिव हो जाएंगे
और वो कोशिश करेंगे फ़ौरन जो है बैकवर्ड मोशन को अरेस्ट किया जाए और उसको अपनी पोजीशन पे लाया जाए ओवर द एंकल जॉइंट, और उसके बेस ऑफ सपोर्ट के साथ उसको बैलेंस किया जाए। यहाँ भी डायग्राम से शो किया गया है तो कैसे कैसे जो है मसल एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करना है। एक और बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जैसे एंटीरियर और पोस्टीरियर बैलेंस ज़रूरी था, इसी तरह जब वॉक करते तो मीडियल लेटरल बैलेंस भी ज़रूरी होता है, साइड टू साइड बैलेंस। बिकॉज द नैरोनेस ऑफ द बेस ऑफ द स्पोर्ट ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअल मस्कुलर एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर वन लेग स्टैंडिंग। और अगर हम एक टांग पे खड़े होते हैं तो ड्यूरिंग वॉकिंग हम एक टांग पे भी वजन डाल रहे होते हैं, तो वन लेग बैलेंस में जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वन लेग स्टैंडिंग है तो मीडियल साइड पर या लेटरल साइड पर, दोनों जगह अगर ज़्यादा चले जाएंगे तो गिरने के चांसेस हैं। एक्टिव एलिवेशन ऑफ द मीडियल और द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द स्वे बिफोर द वेट लाइन गोज बियॉन्ड द बेस ऑफ सपोर्ट। ऐसा ही है जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया, वन लेग स्टैंडिंग दिखाई हुई है। उन्होंने कहा कि एक्टिव एलिवेशन ऑफ द मीडियल और द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट जहाँ पर भी होगी उसके ऑपोजिट जो है बेस ऑफ सपोर्ट को काम करना पड़ेगा। जैसे अगर बॉडी जो है वो लेटरल साइड पर गिर रही है, ठीक है, लेटरल साइड पर गिरी है, इसका मतलब उसकी मीडियल साइड जो है वो एलिवेट होगी, क्योंकि वो लेटरल साइड पर गिरी है तो मीडियल साइड एलिवेट होगी। तो कहाँ पर फोर्सेस लगाने चाहिए, हमें फोर्सेस लगाने पड़ेंगी मीडियल साइड पर, ताकि वो लेटरल से मीडियल साइड पर वजन आएगा तो खुद ब खुद लेटरल जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आएगी। When a body is faced laterally, the muscles acting on the foot elevate its medial border. As a result, the weight line falls medial to the area of the support, and clockwise movement created tend to rock the center of the gravity back toward the midline. अब क्या होगा, मीडियल साइड पर सारे जोर डालना शुरू कर देंगे, मसल्स एक्टिविटी होगी, और उसके मीडियल पर जोर डालने से क्या होगा कि जो लेटरल साइड पर स्वे कर रहा था वो गिरने से बच जाएगा। अच्छा, मीडियल लेटरल बैलेंस जो है वो कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वन लेग स्टैंडिंग है और जब एक ही पाँव पे वज़न आ जाएगा, जब वो इधर उधर होगा साइड पे, मीडियल साइड पे, लेटरल साइड पे, तो उसको गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बोथ लेग पे स्टैंडिंग है तो मीडियल लेटरल बैलेंस जो है वो स्टेब्लिश हो सकता है किसी ना किसी तरह। तो मसल्स एक्टिविटी भी जो है वो वन लेग फीट में ज़्यादा मसल एक्टिविटी करनी पड़ेगी और टू लेग स्टैंडिंग में मसल्स को कम काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद था कि स्टेबिलिटी, पीछे भी मैंने बताया था कि जो जितनी बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, वॉकिंग में देखते हैं, वॉकिंग में एंकल जॉइंट बहुत मेन रोल अदा करता है, क्योंकि ये एक्सेलरेट भी करवाता है मोशन को और डिसरेट भी, रोकता भी है और फॉरवर्ड भी करवाता है, आगे चलने में भी मदद देता है। और जब जहाँ मोशन रोकनी होती है वहाँ भी एंकल जॉइंट और एंकल जॉइंट के इर्द गिर्द जो भी मसल्स हैं वो उनकी भी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो मेन कौन से जॉइंट्स हैं जो कि वॉकिंग इस्टेब्लिश करवाते हैं विद बैलेंस, दैट इज़ सबटलर जॉइंट जो टेलस और कैल्केनियस मिलकर बनाते हैं, और मिड टार्सल जॉइंट, ठीक है। टार्सल जॉइंट्स जो हैं उनका मिड टार्सल जॉइंट्स जो हैं वो साइड टू साइड मोशन में बहुत हेल्प करते हैं गेट में। नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न डिपेंड अपॉन द प्रिसाइज मस्कुलर कंट्रोल ऑफ द एंकल एंड द फुट मोशन। उसके जो भी मसल्स हैं वो भी मस्कुलर एक्टिविटी कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर जॉइंट्स जो हैं वो स्टेबल हैं लेकिन मसल एक्टिविटी ठीक नहीं है, कोई ना कोई मसल वीकनेस है, तो क्या होगा, कोई ना कोई गेट डेविएशन हो जाएगी। जैसे कि डोर्सिफ्लेक्शन सही काम नहीं कर रहे तो फिर इंसफिशेंट डोर्सिफ्लेक्शन कंट्रोल, यानी कि डोर्सिफ्लेक्सस कंट्रोल नहीं कर रहे, इंसफिशेंट पुश ऑफ, जो हील ऑफ और टो ऑफ स्टांस फेस का पार्ट है वो सही तरह नहीं हो रहा, पुश ऑफ ठीक नहीं हो रहा, पाँव सही तरह नहीं उठ रहा, क्योंकि मसल्स जो है वो वीक हैं, मसल्स नहीं उसको सही तरह से गेट के स्टेप्स करवा रहा। तो मस्कुलर इनएडिक्वेसी इन कंट्रोलिंग सबटेलर मोशन कॉजेज़ क्या होगा, अगर सबटेलर में कोई प्रॉब्लम आ रही है टेलस और कैल्केनियस में, तो क्या होगा, अनइवन ग्राउंड पे भी उसको डिसेबिलिटी रहेगी, वो सही तरह नहीं चल सकता। और फुट पे जो वेट टॉलरेंट एरियाज़ हैं, जहाँ पर वेट पड़ना चाहिए वो वहाँ नहीं पड़ेगा, और किसी और जगह, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट पैटर्न, जिस तरह वेट पड़ना चाहिए उस तरह फुट पर अगर नहीं पड़ेगा, कहीं ज़्यादा पड़ेगा, तो जहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे कोई ना कोई पेन और डिस्कम्फर्ट पैदा होगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई गेट डेविएशन या डिसेबिलिटी या कोई डिसऑर्डर पैदा हो सकता है।